हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 6 जो कि है खाना बदोश, और इसके जो लेखक हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनका जन्म सन 1950 में बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जो बचपन था वो सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता था। पढ़ाई के दौरान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेले। वाल्मीकि जो हैं वो कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए, और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का उन्होंने अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। बाद में वे सेवानिवृत्त हो गए और सन 2013 में अस्वस्थ हो गए, और दिल्ली में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है, और जो भारतीय समाज के कुछ कई अनछुए पहलू हैं उनको सबके सामने मतलब कि पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, उनका मानना है कि जो दलित है वो ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है, और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया है, और उनकी जो भाषा है वो सहज, तथ्यपरक और आवेगी है। ठीक है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि रही है, और अपनी आत्मकथा झूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया गया था। झूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 भी प्रदान किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम, घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, झूठन। ठीक है। और यहाँ पर जो हमें कहानी दी गई है खाना बदोश, तो उसमें क्या है कि उसमें मजदूरी करके किस तरह से जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। ठीक है। तो किस प्रकार उनको शोषण और यातना झेलनी पड़ती है, उसका इस कहानी में चित्रित उस चीज़ को इस कहानी में चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है, तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि जो मजदूर वर्ग है वो हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से अभी उभर नहीं पाया है, और जो कहानी है वो ये बताना चाहती है कि वास्तविकता में, यानी कि असल ज़िंदगी में किस तरह से जो मज़दूर वर्ग है उसको किस किस प्रकार की यातना और किस प्रकार की शोषण को झेलना पड़ता है, तो उस चीज़ को इस कहानी में चित्रित किया गया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, खाना बदोश। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कहानी है खाना बदोश, ठीक है, इसमें इस कहानी में मजदूरों की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। रोज़गार के कारण जो आज शहरों का विस्तार है वो होता जा रहा है, और रोज़गार की तलाश में जो मजदूर हैं वो छोटे नगरों, कस्बों और गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों का एक सपना होता है कि किसी तरह से अपने लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी का निर्माण करना, परंतु उनका यह ख्वाब ख्वाब बनकर रह जाता है। मजदूरों के परिश्रम के बल पर धनवान लोग और अधिक धनवान होकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर लेते हैं। मजदूर को शोषण और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग मजदूरों को जीने नहीं देते। यह कहानी इन्हीं बिंदुओं को छूती हुई आगे बढ़ती है, और इस कहानी को पढ़कर अमानवीय समाज के प्रति मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि शोषण पर आधारित विकास का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। सुखिया जो है वो अपने हाथ की पथी ईंटों को भट्टे में लगाते हुए आत्मिक सुख का अनुभव कर रहा था। असगर ठेकेदार अपनी देखरेख में सारा काम करवा रहा था। भट्टे में ईंधन भरने के बाद भट्टे की चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया था। मानो और सुखिया 1 महीने पहले ही इस भट्टे पर आए थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। भट्टे पर ही एक कतार में मजदूरों की झोपड़ियां बनी हुई थी। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हे का काम संभाल लेती थी। खाना बनाकर सभी मजदूर अपनी दबड़ा नुमा झोपड़ियों में घुस जाते थे। मानो ने कितनी ही बार सुखिया से कहा है कि अपने देश की सूखी रोटी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया किसी तरह
सुखिया मतलब जो सुखिया है वो किसी तरह नर्क की ज़िंदगी से निकलना चाहता था, इसलिए मानो को लेकर यहाँ चला आया था। मानो सुखिया से वापस चलने के लिए कहती रहती है, परंतु सुखिया के तर्कों के सामने मानो को चुप रहना पड़ता है। पहले महीने में सुखिया ने खूब रुपए बनाए। सुखिया और मानो की ज़िंदगी ठीक तरह से बसर होने लगी। उसके बाद एक जसदेव नाम का मजदूर और आ गया। एक दिन मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। सूबे सिंह के सामने असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। एक रोज़ सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ी। किसनी और महेश कुछ दिन पहले ही भट्टे पर आए थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। सूबे सिंह ने किसनी को दफ्तर में पानी के लिए रख लिया था। इसके बाद किसनी की चाल ढाल ही बदलने लगी। भट्टे के मजदूरों में किसनी को लेकर कानाफूसी होने लगी। वह गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। किसनी अब सूबे सिंह के साथ शहर भी जाने लगी थी। वह कई कई दिन बाद आती थी। किसनी का पति महेश शराब पीकर झोपड़ी में पड़ा रहता था। उधर मानो के दिमाग में भट्टे की लाल लाल ईंटों को देखकर एक स्वप्न हिलोरे ले रहा था कि उनका भी लाल लाल ईंटों का एक मकान हो। मानो अपने पति सुखिया से जब भी इस बात की को कहती तो वह कह देता कि मकान बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और मानो और अधिक परिश्रम की बात कहती जिससे उनका यह स्वप्न पूरा हो सके। उनके सामने एक लक्ष्य था कि उन्हें भी अपना मकान बनाना है। एक दिन सूबे सिंह ने भट्टे पर आकर असगर ठेकेदार को मानो के दफ्तर में बुलाने को कहा। असगर ठेकेदार सूबे सिंह को ऐसा करने से रोकता था, परंतु सूबे सिंह के धमकाने पर असगर ठेकेदार को गिद्दी बंध गई। वह मानो को बुलाने चला गया। असगर की यह बात सुनकर कि मालिक ने दफ्तर में बुलाया है, सुखिया इस बुलावे से हड़बड़ा गया। गुस्से और आक्रोश से उसकी नसें खिंचने लगी थी। उधर जसदेव ने भी भांप लिया। वह बोला, चाचा तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ क्या बात है। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आते देख सूबे सिंह बिफर पड़ा। जसदेव ने उसने कहा, तू यहाँ किस लिए आया है? वह बोला, जो काम है मुझे बता दीजिए। उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। सूबे सिंह ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर भी उधर दौड़े। और उसके बाद जो सूबे सिंह है, ठीक है, वो क्या होता है कि सूबे सिंह अपनी जीप में बैठकर शहर चला गया। सुखिया और मानो जसदेव को झोपड़ी में ले आए। वह दर्द से कर्रा रहा था। और उसके बाद जो जसदेव को हल्का बुखार भी हो गया था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतज़ाम नहीं था। कपड़ा जलाकर जख्मों में राख भर दी गई थी। मानो ने चूल्हा जलाया। सुखिया ने भी अनमने मन से एक रोटी खाई। उसके बाद जो क्या होता है कि चारों ओर सन्नाटा था। मानो रोटी लेकर जसदेव की झोपड़ी में गई। जसदेव जाति का ब्राह्मण था। वह भला उसके हाथ की रोटी कैसे खाता। मानो बिना कुछ खाए पिए ही आकर लेट गई। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल मच रही थी। जसदेव ने पूरी रात जागकर काटी। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार उसके सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसको लगा कि जैसे वह किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसने सोचा वह किसी पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह उठकर जसदेव असगर ठेकेदार से मिला। असगर ठेकेदार ने जसदेव से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, इन नीच लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। इसके बाद जसदेव का व्यवहार बदल गया। सूबे सिंह को लगा कि मानो का फुसलाना आसान नहीं। मानो ने निश्चय कर लिया था कि वह हर हाल में सूबे सिंह का मुकाबला करेगी। उसके मन में एक ही ख्याल था कि जो पक्की ईंटों का घर है वो बनवाना चाहती है, वो बनवा कर रहेगी। सूबे सिंह उन्हें तंग करने के नित नए बहाने ढूंढ लेता था। सुखिया से ईंट पाथने का सांचा लेकर जसदेव को दे दिया। अब जसदेव मानो पर हुक्म चलाने लगा। उसके बाद जो मानो ने पाती हुई ईंटों को जालीदार दीवार बना दी जिससे कि वह सूख जाए। अगले दिन मानो सुबह जल्दी उठी। वह तेज कदमों से ईंट पाथने के स्थान पर गई। उसने वहां जाकर देखा कि सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी। किसी ने बहुत ही बेदर्दी से
उनको रोन डाला था। तरह तरह की बातें हो रही थी। जसदेव को जैसे ईंटों से कोई मतलब ही नहीं था। वह निर्विकार भाव से खड़ा था। असगर ठेकेदार ने कह दिया था कि टूटी फूटी ईंटें हमारे किसी काम की नहीं, इनकी हम मजदूरी नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मानो ने सुखिया की और डबडबाई हुई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छल छला रही थी। वह रुकना उनके लिए कठिन था। वहाँ रुकना उनके लिए कठिन था और उसने मानो का हाथ पकड़कर कहा कि लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। भट्टे के काले धुएं ने आकाश पर काली चादर फैला दी थी। मानो और सुखिया सपनों को चकनाचूर होते देखकर खाना बदोशों की तरह वहाँ से चल दिए थे, एक दिशाहीन सफ़र की ओर। और मतलब उसके बाद जो ऐसा सब कुछ होता है, तो जो मानो और सुखिया हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे सपने हैं, ठीक है, उनके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। और जो खाना बदोश, मतलब एक खाना बदोश होता है कि वो सिर्फ खाने कमाने के लिए इधर से उधर, फिर वो कहीं और ऐसे जाते हैं। तो खाना बदोशों की तरह वो वहाँ से चल दिए और फिर वो कोई और नया सफ़र ढूंढेंगे। मतलब कोई और नया सफ़र ढूंढने के लिए वो वहाँ से चल देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।